नमस्कार। आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं। अभी तक जितने भी सारे मैंने आपको बता दिया है वो सारे इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जो बच जा रहा है उसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में बता दे रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो वीडियो को रोक करके आप देख के पढ़ लीजिएगा चीजों को। तो देखिए, पुण्य जागरण क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुण्य जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं पुण्य जागरण। तो पुण्य जागरण जो है, लोगों के अंदर जो है एक बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, जिसे हम लोग पुण्य जागरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। जितने भी पॉप है या फिर धर्म के विरुद्ध जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा था, इसके विरुद्ध लोगों का जो है जागरूक होना, उसके अंदर बौद्धिक चेतना का जो है उदय होता है, जिसे हम लोग पुण्य जागरण के नाम से जानते हैं। तो पुण्य जागरण जो है, देख लीजिएगा, पुण्य जागरण इटली में हुआ था, ठीक है। तो यहां से एक प्रश्न आता है कि पुण्य जागरण क्या है और पुण्य जागरण के पीछे होने वाले कारण को बताइए। तो पुण्य जागरण के पीछे क्या कारण है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुण्य जागरण हुआ था इटली में, आपको पता चल गया पुण्य जागरण क्या है। तो पुण्य जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, यानी कि इटली में लोगों के अंदर एक बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, जिसे हम लोग पुण्य जागरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पुण्य जागरण के पीछे क्या कारण है, तो इसको आप देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है प्राचीन साहित्य का अध्ययन, ठीक है। दूसरा है धर्म युद्ध। तीसरा है व्यापारिक यात्राएं और विदेशों से संपर्क। चौथा है सामंतों को चर्च का सहयोग। उसके बाद है छापा खाना का आविष्कार, ठीक है, ये वाला देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर भी है, देख लीजिए। जिसका बुक नहीं है वो वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा जूम करके, ठीक है। मानवतावाद का प्रचार, कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार, ठीक है। देखिए कुस्तुनिया जो है, कुस्तुनिया पर तुर्कों का आविष्कार, सॉरी, अधिकार हो जाता है, ठीक है। इसके पीछे भी अपना एक कहानी है। कुस्तुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार होता है तो पूर्वी देशों की ओर जाने का एक मार्ग है, ठीक है, उस पर जो है अवरोध होता है। तो यहीं पर जो स्थल मार्ग है वो तुर्कों के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है। तो अब क्या होता है कि समुद्री मार्गों का खोज होता है, ठीक है। वास्को डी गामा वगैरह भारत में आने का जो रास्ता है उसका खोज होता है, अमेरिका का खोज होता है, ठीक है, कोलंबस के द्वारा। ये सब के बारे में यहीं से जिक्र होगा, ठीक है। उसका शिक्षा का विकास होता है, शैक्षिक विकास धारा का, नगरों की संख्या में वृद्धि, ठीक है, इस तरह करके आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए कि पुण्य जागरण का जन्म स्थल इटली, यानी कि इटली में ही पुण्य जागरण क्यों हुआ था, ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानना होगा। तो इटली जो है पूर्ण रूप से एक व्यापारिक केंद्र है, ठीक। कहीं का भी सामान हो वो आ करके जो है इटली पे ही एकत्रित होगा और इटली से सारे जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता था सामान, ठीक है। और इटली के लोग जो है वो राजा महाराजे के जैसे महलों यानी कि कोठियों पे रहा करते थे, आर्थिक रूप से सक्षम थे, ठीक है। उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं प्राचीन रोम सभ्यता का जो जन्म स्थल भी इटली ही है, ठीक है। और यहाँ के लोग किसी भी तुलना में एक राजा के तुलना के बराबर उनके पास जो है अर्थव्यवस्था थी, अर्थनीति से वो काफी मजबूत थे, इसलिए इटली के लोग काफी जागरूक हुए, ठीक है। वो लोग अपने जन्म स्थल से काफी प्रेम करते थे और पैसे के मामले में भी काफी अच्छे थे, बिजनेसमैन थे, इसीलिए पुण्य जागरण जो है इटली में ही हुआ था, ठीक है। लोगों के पास जब पैसा होगा तो उसके अंदर जो है
बौद्धिक चेतना का भी विकास होगा। वो कुछ भी काम को करने के लिए आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो चीजों को सोच समझ के करता है, लेकिन जिसके पास पैसा रहेगा वो चीजों को बढ़ चढ़ के करेगा। तो समझ में आ गया। इसलिए इटली में ही ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कि पुनर्जागरण का जन्म स्थल इटली, इटली में ही क्यों, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देख लीजिए देखिए ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा कि पुण्य जागरण का सकारात्मक प्रभाव और पुण्य जागरण का नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो सकारात्मक प्रभाव डायरेक्ट अगर आपसे पूछे कि पुण्य जागरण का सकारात्मक प्रभाव क्या है, उसको बोलिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो थोड़ा सा डिफिनेशन देके उसके बाद ही पॉइंट को लिखिएगा, तो नंबर ज्यादा अच्छा मिलता है। खैर, आप लोग जब 12 में जाइएगा तो फिर चिंता मत कीजिए, सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर, आपको कहीं भटकने का जरूरत नहीं। यूट्यूब में पूरा फ्री कंटेंट मैं आपको दूंगा, चिंता का कोई बात नहीं है। आप बस बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, किसी भी रूप से आपको दिक्कत नहीं होगा। तो पुण्य जागरण का सकारात्मक प्रभाव देख लीजिएगा थोड़ा सामाजिक क्षेत्र में। ठीक है, ये वाला थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक के, जिसका बुक नहीं है वो देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। आर्थिक क्षेत्र पर भी है, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा एक बार, मैं आपको दे दे रहा हूँ। कोई भी एक पॉइंट उठा के, अब नकारात्मक, जैसे नकारात्मक ठीक दिया हुआ है, पुनर्जागरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है, तो देखिए सामाजिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक संघर्ष, सांस्कृतिक अभिजातवाद, शोषण और उपनिवेशवाद। ठीक है, कृत्रिम सौंदर्य मानक, पर्यावरण प्रभाव। ठीक है, ये वाला देख लीजिएगा। मतलब पूर्ण जागरण जब होता है, जब हो गया, तो उसके पीछे क्या नकारात्मक प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है, तो सामाजिक असमानता फैल जाता है। ठीक है, असमानता का मतलब है होता है कि धनी गरीब का फर्क होगा, जातीय जाति के रूप में, यानी कि समाज में लोग कौन रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, तो अमीर गरीब के अंदर मतभेद हो जाएगा। ठीक है, समाज में कौन रहता है, धनी वर्ग रहता है, गरीब वर्ग हो गया, फिर ऊंचे जात के लोग रहते हैं, नीचे जात, तो इसके अंदर असमानता फैल गई। ठीक है, तो ये सब जो है देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। देखिए मार्टिन लूथर काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। देखिए मार्टिन लूथर के बारे में, मार्टिन धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की क्या भूमिका है, इसको देख लीजिएगा। इन्होंने जो है चर्च के विरुद्ध जो है अपना एक आंदोलन चलाया था, जिसे धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस समय हुआ क्या था कि ब्रिटेन से जो है क्षमा पत्र लेकर के इनके पास, मार्टिन लूथर के पास जो है एक पोप का प्रतिनिधि आए थे। उन्होंने क्या किया था कि क्षमा पत्र के द्वारा आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लोगों को जो है आप कुछ क्षमा पत्र के नाम पर कुछ धनराशि दे करके आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं, इस तरह के कुछ लेकर के मार्टिन लूथर के पास। मार्टिन लूथर जो है इस क्षमा पत्र का विरोध करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही जो है यहाँ पर जो है धर्म सुधार आंदोलन की, कैथोलिक चर्च जो है, जो भी ये जो पॉप होते हैं ये काफी विलासिता का जीवन जीते हैं। ठीक है, ये लोगों के अपार संपत्ति लूटते हैं, अपार भ्रष्टाचार करते हैं। इनके विरुद्ध जो है मार्टिन लूथर ने एक अभियान चलाया, जिसे हम लोग धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको आप लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मार्टिन लूथर काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए भक्ति आंदोलन।
भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भक्ति आंदोलन क्या कारण थे वो जानिए। हिंदू समाज में व्याप्त बुराई, हिंदू समाज में जो है व्याप्त बुराई होने के कारण जो है एक अलग एक धार्मिक पंथ उभर कर सामने आता है। ठीक है, जो कोई लोग साकार पूजते हैं, कोई निराकार। ठीक है, साकार मतलब ईश्वर का आकार है और निराकार मतलब ईश्वर का आकार नहीं है। ठीक है, तो जैसे कबीर हो गए, नानक हो गए, ये लोग जो है निराकार का पूजा करते हैं। मीराबाई हो गया, सूरदास हो गए, ये लोग साकार का पूजा करते हैं। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन कारण क्या है? तो हिंदू समाज में व्याप्त बुराई है, धर्म की जटिलता है, वेद पुराण काफी जटिल है। इससे ऊपर उठ करके जो है इन्होंने अपना एक भक्ति का मार्ग प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग भक्ति आंदोलन कहते हैं। अब देखिए धार्मिक सुधार की भूमिका, अब कई सारे आए जैसे शंकराचार्य, रामानुज, कबीर, नानक, चैतन्य, मीराबाई, रामानंद, रामदेव, निम्बार्क, माधव, एकनाथ, सूरदास, तुलसीदास, तुकाराम, बल्लभाचार्य, चंडीदास, ये लोग हैं। उसके बाद देखिए पति द्वंद्वी धर्म की चुनौती। पति द्वंद्वी हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? यानी कि इस्लाम। तो मुस्लिम शासन और इस्लाम का प्रभाव होने से हिंदू जनता में जो है भय पैदा हुआ। ठीक है, कुछ कट्टरपंथी शासकों के अधीन हिंदू को बहुत कष्ट सहना पड़े। इसके ऊपर उठ करके उन्होंने एक भक्ति का मार्ग प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। उसके बाद सूफी का प्रभाव, मुस्लिम शासकों की संत्रास नीति। उस समय जब मुस्लिमों का भारत में प्रवेश होता है तो वो कई तरह के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, जिससे ऊपर उठ करके उन्होंने एक शांति का मार्ग प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या है। भक्ति आंदोलन की मूल अवधारणा एक ईश्वर पर आधारित, यानी कि एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ईश्वर पर आधारित है। ठीक है, इनमें व्यर्थ के धर्म, धार्मिक कर्मकांड, आडंबर आदि का विरोध और परित्याग किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यह एक सामंतवादी समतावादी आंदोलन था। ठीक है, इसमें समतावादी का मतलब ये होता है कि जाति धर्म में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था, सभी को बराबर मौका दिया जाता था। एक बार आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक में रामानुज देख लीजिएगा। रामानुज ठीक है तमिलनाडु के रहने वाले थे, दक्षिण भारत से इनका संपर्क है। उसके बाद देखिए निम्बार्क, ये भी रामानुज के समकालीन थे। माधवाचार्य, ये 13वीं शताब्दी के संत थे। उसके बाद देखिए रामानंद। ठीक है, रामानंद जो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में काफी लोकप्रिय बनाया रामानंद ने। ठीक है, उसके बाद देखिए कबीर। ठीक है, रामानंद के शिष्य है कबीर, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, कबीर के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, इनके कुछ उक्ति है कि पत्थर को पूजने से यदि ईश्वर मिलता है तो मैं पहाड़ पूजूंगा, यदि जल में स्नान करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है तो मैं तो सबसे पहले मेढक को मुक्ति मिलनी चाहिए। ये कुछ उनके उक्तियां हैं, ये देख लीजिएगा। ठीक है, कबीर के अनुसार, कहने का मतलब कबीर के अनुसार ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ठीक है, ये वाला हो गया, देख लीजिए कबीर के बारे में। फिर देखिए नानक, गुरु नानक जी, इनका जन्म होता है तलवंडी में। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए गुरु नानक के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में एग्जाम पूछा जा सकता है। आपका अगर बुक नहीं है तो वीडियो को रोक रख के आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बल्लभाचार्य आ सकता है एग्जाम में टिप्पणी लिखने में, फिर भी आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पढ़ने में कोई बुराई नहीं। चैतन्य महाप्रभु इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बंगाल के नदिया जिले में इनका जन्म हुआ था।
इन्हें गौरांग भी कहा जाता है, निताई भी कहा जाता है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद शेख सलीम चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, देख लीजिए थोड़ा सा। बख्तियार काकी, देखिए कन्फ्यूशियस और उनके कार्य, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में देखिए चैतन्य महाप्रभु पढ़ लीजिएगा, कबीर पढ़ लीजिएगा, गुरु नानक पढ़ लीजिएगा, वल्लभाचार्य पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। और ये वाला कन्फ्यूशियस है, उनके कार्य पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। कानून के दृष्टिकोण में ये वाला थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कन्फ्यूशियस के कार्य, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद इनमें है जैसे ताओ धर्म, जो चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक है ताओ धर्म, ठीक है। उसके बाद एक आता है हमारा सिंतो पंथ, ये वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ना है। जापान का सिंतो धर्म, ठीक है, ये जापान से रिलेटेड है सिंतो पंथ, थोड़ा सा देख लीजिएगा, बस बस हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा जादू टोना के बारे में देख लीजिएगा। जादू टोना से मुक्ति, जब विज्ञान आता है, जब विज्ञान का प्रसार होता है तो जादू टोना में जो समाज को जादू टोना से मुक्ति मिलती है, ठीक है, इसी के बारे में है। ज्योतिष से खगोल विज्ञान तक का सफर, थोड़ा सा यहां देख लीजिएगा, ठीक है, बस बस और नहीं पढ़ना है आपको। देखिए मध्य युग में जो थोड़ा सा ज्योतिष का विकास हुआ था, यहाँ पे देख लीजिएगा ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, बस हो जाएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखिए देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, आधुनिक प्रौद्योगिकी विधि से आप क्या समझते हो, ठीक है, आधुनिक प्रौद्योगिकी विधि से आप क्या समझते हो, ठीक है, ये वाला। तो आधुनिक प्रौद्योगिकी विधि क्या है, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो बताया जा रहा है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी विधि के अंतर्गत क्या क्या विकास हुआ है। तो टेक्नोलॉजी का जो भी विकास हुआ है, तो किस किस क्षेत्र में आप बताइए। सेना के क्षेत्र में आपको पता होगा, सेना के क्षेत्र में क्या क्या, तो सेना के क्षेत्र में देखिए ड्रोन का आविष्कार हो गया है, ड्रोन के माध्यम से बॉर्डर एरिया में अच्छा सुरक्षा प्रहरी का काम करता है, ठीक है। कई तरह के एआई टेक्निक आ गए हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से जो है सैन्य सुरक्षा को काफी मदद होता है। कई तरह के रॉकेट लॉन्च हो गए हैं, ठीक है, कई तरह के मिसाइल लॉन्च हो गए हैं टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी विधि के द्वारा। उसका देखिए नौसेना के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है। संगठन और वित्त के क्षेत्र में देखिए आधुनिक रूप से कई तरह के ऐसे
जो है आधुनिक प्रौद्योगिकी विधि का विकास हुआ है, जिसके माध्यम से एक अंगूठा देने पर उसका पूरा जो है स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा, उसका पूरा बायोडाटा खुल जाएगा। तो संगठन और वित्त के अंतरिक्ष के रूप में कई सारे विकास हुए हैं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, परिवहन के क्षेत्र में जीपीएस सिस्टम का आविष्कार हुआ है, ये पता चल जाता है कि कौन सा गाड़ी कितना दूर में है। ठीक है, उसके बाद रक्षा के क्षेत्र में भी कई सारे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, संचार एवं सेंसर एवं संचार के माध्यम से जो है सारे एक घर में बैठे हैं हम लोग, बाहर दिल्ली में कोई घटना घटा वो संचार और सेंसर के माध्यम से हमें पता चल जाता है। सेंसर के माध्यम से अगर मान लीजिए कोई भी बॉम्ब पिस्तौल अगर लेके जा रहा है तो सेंसर के माध्यम से पता लगाने में सक्षम है। कोई भी शस्त्र लेकर के जा रहा है या मेटल से बना कोई भी उपकरण लेके जाएगा तो सेंसर के माध्यम से पता चल जाएगा। यही सब है आधुनिक प्रौद्योगिकी विधि में, यही सब लाभ हुआ है। उसके बाद है आपका वो देखिए, उसके बाद ये वाला पढ़ लीजिएगा, पश्चिमी यूरोप में मुद्रण क्रांति के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ। तो मुद्रण क्रांति क्या है? मुद्रण का मतलब ये होता है छापना, कोई भी चीज का छापना। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी अगर मोहर है तो वो भी एक क्या है, मुद्रण है। ठीक है, किसी भी स्टिकर, मान लीजिए किसी बोरा पर देखिएगा लिखा रहता है इंक टाइप से, वो भी क्या है, मोहर है। पोस्ट ऑफिस में अगर मोहर लगता है तो वो भी क्या है, मुद्रण है। ठीक है, तो ये सारे मुद्रण हो गए हैं। तो मुद्रण क्रांति का विकास काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता है कि छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले कागज का आविष्कार होता है चाइना में, जो है कागज का आविष्कार हुआ। चाइना से अरब से फिर विभिन्न देशों में फैलते हुए भारत में पहुंचता है। ठीक है, तो ये पश्चिमी यूरोप में जो मुद्रण क्रांति, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। तो मुद्रण क्रांति का मतलब आपको समझ में आ गया। मुद्रण का मतलब होता है छापना या मुहर, मुहर भी मुद्रण है। ठीक है, ठीक है, तो मुद्रण उस समय क्या है, हाथ से जो है मुद्रण का आविष्कार किया जाता है। चीन में खाका के रूप में एक बॉक्स होता था, उस बॉक्स में जो है कई तरह के डिजाइन बने होते थे, उस पर इंक डाल करके जो है छपाई किया जाता था। लेकिन आधुनिक जैसे जैसे समय बीतता गया तो उसी तरह से छापा खाना का ही आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग मशीन का। तो जर्मनी के जो गुटेनबर्ग थे उन्होंने जो है प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था। पहले चित्र को ठप्पा मार के लगाया जाता है। ठीक है, तो यही है। पहले सबसे पहले कागज का आविष्कार कहाँ होता है, तो चीन में, चीन से पहुंचता है अरब, अरब से यूरोप, यूरोप से भारत की ओर प्रस्थान करता है। तो उसके बाद देखिए जापान, मुद्रण कला में जापान का योगदान। ठीक है, मुद्रण कला के क्षेत्र में चीन से लेकर के पूरा छापाखाना का आविष्कार आपका चीन, उसके बाद जापान, उसके बाद यूरोप, उसके बाद भारत में है जो छापाखाना का आविष्कार होता है। तो जापान में, जापान का योगदान मुद्रण कला का, तो देखिए चीन से ही जापान में पहुंचता है। ठीक है, वहां के व्यापारी लोग जाते हैं चीन, और चीन से जो छापाखाना का तकनीक सीख करके फिर जापान लेकर के आते हैं। ठीक है, उसके बाद जापान से पहुंचता है मुद्रण कला अरब। ठीक है, उसके बाद अरब से पहुंचता है विभिन्न देशों में। ठीक है, तो जापान का जो योगदान काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद मुद्रण कला में अरबों का योगदान। तो जब पश्चिमी यूरोप अंधकार में डूबा था, तब जो है
अरब लोगों ने जो है ज्ञान का भंडार संचित किया, यानी कि छापा खाना का वो लोग आविष्कार करते हैं, छापा खाना का तकनीक का विकास करते हैं। उसके बाद देखिए मुद्रण क्रांति का प्रभाव। मुद्रण क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब देखिए ये प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग देख लीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया ताकि आप आराम से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे ज्योग्राफी वाले इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक को बताते हुए। पूरे का पूरा ज्योग्राफी को, पहले फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद जो है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।